Yes, today I will continue with the same chapter, half part, that is natural vegetation. I will revise. बच्चे natural vegetation क्या होती है? That vegetation which grow itself without human interference. ठीक है? तो natural vegetation and wildlife. Wildlife means animals, birds in any country, है ना? तो अब हमने इनके बारे में पढ़ना है. इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि that is only possible only in बायोस्फीयर. अदरवाइज आपको डोमेन्स पता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लास्ट इज बायोस्फीयर. इट इज द ओनली स्फीयर वेयर लाइफ इज पॉसिबल. तो बायोस्फीयर में क्या है? इकोसिस्टम. हमारे जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक है, दीज आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. ये चाहे एनिमल्स हैं, चाहे हम ह्यूमंस हैं, चाहे प्लांट्स हैं, ठीक है, ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूज ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के क्या यूज हैं, ट्रीज के क्या यूज हैं, ठीक है. तो ट्रीज के यूजेस बहुत सिंपल है, आपने पढ़े हुए हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हो. टिम्बर, टिम्बर कैन बी यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, ठीक है. शेल्टर, शेल्टर फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स. ट्रीज प्रोवाइड अस ऑक्सीजन. फ्रूट्स, ठीक है, प्लांट्स गिव्स अस वेजिटेबल्स. देन इवन लेटेक्स, गम, मेडिसिन्स, पेपर. तो ये सारे बच्चे ट्रीज जो हैं उनके यूजेस. किसी भी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि ट्रीज या ग्रीन कवर बहुत ज्यादा होना बहुत जरूरी है, ताकि उस कंट्री में ऑक्सीजन लेवल और इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन. सिमिलरली एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ भी होना बहुत जरूरी है. एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ठीक है, तो ये होना बहुत जरूरी है. और लोगों को इनकी जरूरत क्या है? एनिमल्स के यूजेस क्या होते हैं? मिल्क, मीट. एनिमल स्किन को यूज किया जाता है लेदर के लिए. हाइड, शीप से ओरिजिनेट होती है. वूल, ठीक है, वूलन गारमेंट्स बनाए जाते हैं. देन बी से ओरिजिन होता है हनी. देन पॉलिनेशन, प्लांट्स जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है. वल्चर, वल्चर को क्लींजर ऑफ एनवायरनमेंट कहा जाता है. क्यों? क्योंकि वल्चर जो है वो क्या खाती है? ऑल द डेड एनिमल्स. तो एक तरह से एनवायरनमेंट को क्लीन करती है, ठीक है. तो ये सारा जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन. क्या नेचुरल वेजिटेशन पूरी कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज है, सब जगह पर एक जैसी होती है? नो. इसके लिए कुछ फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं. कौन कौन से फैक्टर? टेम्परेचर, मॉइस्चर. टेम्परेचर, मॉइस्चर. नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करती है कि उस एरिया का टेम्परेचर कैसा है. टेम्परेचर अगर बहुत ड्राई होगा, ठीक है, तो वहां पे ट्रीज जो है वो ग्रो नहीं हो सकते. ड्राई डेजर्ट एरिया, ठीक है, टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो डेजर्ट एरियाज वहां पे नहीं हो सकते. अगर टेम्परेचर मॉडरेट होगा तो वहां पे वैसी वेजिटेशन होगी. और अगर रेनफॉल ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली वहां पे ग्रीन कवर जो है वो ज्यादा होता है. और मॉइस्चर, जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होगा वहां पे भी ग्रीनरी ज्यादा होगी. जहाँ पे मॉइस्चर कम होता है वो ड्राई एरियाज है, ठीक है. तो नेचुरल वेजिटेशन जो है इसको हम अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है. देन ग्रासलैंड, या तो नेचुरल वेजिटेशन में फॉरेस्ट एरियाज आते हैं या ग्रासलैंड्स. जहां पे ये नहीं होता, ड्राई वेदर होता है, ड्राई क्लाइमेट होता है, वहां पे क्या होती है? थॉर्नी बुशेस एंड श्रब्स, बुशेस, जैसे डेजर्ट एरियाज, ठीक है. तो इवन इसके अलावा एक और भी होता है दैट इज टुंड्रा वेजिटेशन. फॉरेस्ट एरियाज, ऑब्वियसली फॉरेस्ट एरियाज वहां पे होंगे जहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी. ग्रासलैंड्स वहां पे होंगे जहां पे टेम्परेचर यहाँ तो बहुत हाई होगा या बहुत कम होगा. और कुछ समर सीजन, जैसे 2 महीने का समर सीजन है, 3 महीने का समर सीजन है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही सिर्फ ग्रासेस ग्रो हो सकते हैं, ठीक है. इसके बाद है श्रब्स. ये वो एरियाज हैं जैसे राजस्थान के कुछ एरियाज जो ड्राई एरियाज हैं जहाँ पे दूर दूर तक आपको सैंड ही नजर आती है,
वहां पे सिर्फ क्या देख सकते हो आप, shrubs एंड thorny bushes. देन एक और है वेजिटेशन, दैट इज टुंड्रा. टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन. टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पे मिलती है आपको? पोलर एरियाज, जहाँ पे क्लाइमेट टेम्परेचर बहुत कम होता है, क्लाइमेट बहुत कूल होता है. स्नो जो है वो दैट इज थ्रू आउट द ईयर, लेकिन कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में जब स्नो मेल्ट हो जाती है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो वेजिटेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? टुंड्रा वेजिटेशन, जो मेनली पोलर एरियाज है. इसका मतलब क्या है? हैवी रेन, जहाँ पे हैवी रेन होगी थिक फॉरेस्ट होंगे, जहाँ पे मॉडरेट बहुत कम होगी तो वहां पे ग्रास लैंड्स. ठीक है. जहाँ पे लो रेनफॉल बहुत लो होगी वहां पे श्रब एंड बुशेस. जहाँ पे मेन स्नोफॉल ज्यादा होती है, कोल्ड एरियाज होंगे, वहां पे क्या होती है? टुंड्रा. टुंड्रा में क्या होता है? मॉसेस एंड लिचन्स. ये वेजिटेशन के नेम है जो मेनली टुंड्रा एरियाज में पाए जाते हैं, मॉसेस एंड लिचन्स. ठीक है. तो ये है वेजिटेशन के बारे में. अब इसके बाद नेक्स्ट है एक और आपका टॉपिक है, दैट इज वाटर कंजर्वेशन. वाटर कंजर्वेशन में आपको पता होना चाहिए कि हमारी अर्थ जो है इसका 3/4 पार्ट दैट इज कवर्ड विद वाटर, एंड दैट्स व्हाई आवर अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. ओशन जो वाटर है दैट इज सलाइन, एंड ड्यू टू दिस वेरी लेस वाटर इज अवेलेबल. देखा जाए तो फ्रेश वाटर जो है वो अर्थ के ऊपर सिर्फ कितना है? परसेंटेज 2.7% है सिर्फ फ्रेश वाटर. लेकिन इसमें से भी सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर कितना है? 2.7 में से भी ड्रिंकिंग वाटर कितना है? सिर्फ 1%. इसका मतलब हमारी अर्थ में पानी तो बहुत है लेकिन पीने लायक पानी बहुत कम है. ठीक है. ओनली 1% इज ओनली फिट फॉर ह्यूमन ड्रिंकिंग. तो इट मीन्स हमारी ड्यूटी क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? दैट वाटर शुड बी कंजर्व वाइजली. पानी को बचाया जाए. पानी जो है, ठीक है, दैट इज कहाँ कहाँ पे यूज होता है वाटर को, कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है? यूजेस ऑफ वाटर, ये भी बहुत इजी, आपको पता ही है कि वाटर जो है वो बेसिकली कहाँ पे यूज करते हैं? एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आता है पानी. डैम्स बनाए जाते हैं, वहां पे जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है. देन इसके कारण ह्यूमन पॉपुलेशन के कारण आगे से आगे क्या हो रहा है? जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पानी जो है वो कम होता जा रहा है, और पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है, वाटर शॉर्टेज भी हो रही है. तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए? कैसे हम पानी की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करें? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पानी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ग्राउंड वाटर जो है, ठीक है, उसको हम प्रॉपर्ली, ग्राउंड वाटर जो है उसको हम प्रॉपर्ली कैसे मेंटेन कर सकते हैं? नंबर 1, पहले तो पॉल्यूशन को दूर करने के लिए मैंने आपको कल बताया था एफ्लुएंट्स जो है कंट्रोल किए जाएं. इंडस्ट्रीज जो है गवर्नमेंट उनको स्ट्रिक्टली वार्न करे कि किसी भी तरह से केमिकल जो है वो पानी में या समुद्र में या रिवर्स में थ्रो ना किए जाए. ठीक है. देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर, जिन एरियाज में पानी की शॉर्टेज होती है वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा पानी जो है उसको स्टोर किया जा सकता है. रिवर्स के आसपास एम्बार्कमेंट्स बनाई जाएं ताकि फ्लड्स एरिया, जब फ्लड्स आता है उस टाइम पीरियड में पानी रिवर्स के बाहर ना आए. और वाटर स्प्रिंकलर्स, ऐसे एरिया जहाँ पे पानी बहुत कम होता है वहां पे एग्रीकल्चर के लिए या जब प्लांट्स को पानी देते हैं वहां पे डायरेक्ट पानी की बजाय वाटर स्प्रिंकलर्स या ड्रिप इरिगेशन जो है उसको भी यूज किया जा सकता है. आपको एक बेस्ट एग्जांपल वर्टिकल गार्डन, आपको पता होगा वर्टिकल गार्डन, पता है क्या होता है बच्चे? वर्टिकल गार्डन में क्या होता है? एक तरफ एक पाइप होती है और इस तरह से जो है वो इस तरह से गार्डन बनाया जाता है. जिन एरियाज में स्पेस की कमी होती है ना वहां पे ऐसे जो है वो वर्टिकल गार्डन बनाया जाता है. यहाँ पे प्लांट्स जो हैं इस तरह से प्लांट्स जो है लगाए जाते हैं. अब आप ये सोचो कि पानी यहाँ से डाला जाएगा ना, पानी कहाँ से डाला जाएगा? कहाँ से डाला जाएगा पानी? पाइप, ये पाइप है, पानी यहाँ से डाला जाएगा. थोड़ा सा पानी इधर मिलेगा, जो बचेगा पानी वो नीचे यहाँ पे जो प्लांट्स है वहां पे यहाँ पे मिलेगा. ठीक है. बाकी पानी इधर चला जाएगा, उसके बाद फिर इधर जाएगा, वो इधर इस प्लांट को मिलेगा. अदरवाइज बाकी इस पाइप से भी पानी जो है इन प्लांट्स को मिल रहा है. ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है? पानी की बिल्कुल वेस्टेज नहीं होती. और एंड में आप ये सोचो कि यहाँ से अगर हमने एक बकेट पानी डाला ना, एक बकेट यहाँ पे पानी डाला तो पानी कहाँ कहाँ हर प्लांट को मिलता हुआ एंड में यहाँ पे इसको स्टोर कर लेंगे जो पानी बचेगा.
ठीक है, जो पानी बचेगा ना, वर्टिकल गार्डन कहते हैं इसको। ये बेसिकली जो फ्लैट एरियाज होते हैं, जहाँ पे फ्लैट्स हैं, जहाँ पे लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती ना, आजकल लोग क्या करते हैं फिर इस तरह से, आपने बहुत से ऐसे जो है वो न्यूली बिल्ट हाउस देखे होंगे जहाँ पे लोग इस तरह से जो है वो प्लांट्स लगाते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कैसे? पानी यहाँ से डालेंगे, एक बकेट पानी यहाँ से डाला, पानी इस पाइप से यहाँ पे जाएगा, ठीक है, जितना पानी है उतना ही जाएगा, बाकी स्लैंटिंग है, सारा पानी जो है वो कहाँ पे आ गया, फिर यहाँ, फिर इधर, और रास्ते में ये हर प्लांट को पानी मिल रहा है, और जो बच रहा है पानी वो ड्रिप होके नीचे प्लांट्स को मिल रहा है, यानी कि नीचे बिल्कुल भी पानी की वेस्टेज नहीं होगी। क्लियर? ऐसे मेथड को क्या बोलते हैं? ड्रिप इरिगेशन। वाटर स्प्रिंकलर्स होते हैं, वाटर स्प्रिंकलर्स का मतलब क्या होता है? जस्ट काउंट ऑफ फाउंटेन, फाउंटेन से जो है वो जस्ट मॉइस्चर रखने के लिए जो है वो प्लांट्स को पानी दिया जाता है। तो इस तरह से वाटर शॉर्टेज, वाटर पॉल्यूशन को काफी हद तक जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स, गवर्नमेंट कैसे एफर्ट जो है वो कर रही है नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ के लिए। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि कॉजेज क्या हैं, क्या रीजन है आगे से आगे कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो थ्रेट का मतलब क्या होता है? इंडेंजर। नंबर 1, चेंज इन क्लाइमेट। ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट many animals and many species these are not available at present, ठीक है। एंड सेकेंड रीजन ये भी हो सकता है ह्यूमन इंटरफेरेंस। ह्यूमन इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? हंटिंग, किलिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल। ड्यू टू दिस बहुत से एनिमल्स और जो वेजिटेशन है उसका लॉस है। एंडेंजर्ड एनिमल्स जो हैं वो एंडेंजर्ड, कुछ एनिमल्स एंडेंजर्ड डिक्लेयर किए गए, कुछ एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब बिल्कुल खत्म हो गए, और जो एंडेंजर हैं उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है सेव टाइगर, सेव एलिफेंट, सेव डियर ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। ठीक है, और प्रॉब्लम क्या आ रही है? डिफॉरेस्टेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए फर्नीचर चाहिए, वुड चाहिए, टिम्बर चाहिए, तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, उनको जो है फर्नीचर को यूज किया जा रहा है। जितने पेड़ काटे जाएंगे उतनी डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होगी, जितनी डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होगी उतना सॉइल इरोजन ज्यादा होगा, सॉइल इरोजन ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली जो है इट विल बी थ्रेट, ठीक है, थ्रेट टू सॉइल एंड लैंड आल्सो। देन सुनामी, नेचुरल डिजास्टर्स। कभी क्या होता है? सुनामी आता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, ठीक है, एंड ये भी कुछ रीजन है जिसके कारण जो है वो नेचुरल वेजिटेशन स्पॉइल हो जाती है। देन ह्यूमन, अगर ह्यूमंस की भी बात करें तो पोचिंग, कुछ लोग एनिमल्स को इलीगल पर्पसेस के लिए जो है वो अपने पास रखते हैं। एनिमल को मारा जाता है उनके लेदर के लिए, ठीक है, हाइड के लिए, स्किन के लिए। एलिफेंट को क्यों मारा जाता है? उसके टीथ के लिए मारा जाता है एलिफेंट। हॉर्न, फर, कुछ एनिमल्स को उनके फर के लिए मारा जाता है, कुछ को उनके हॉर्न के लिए मारा जाता है। तो ये जो है वो सारा क्या है? थ्रेट टू नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम इसको कैसे जो है वो कंजर्व कर सकते हैं? तो जो थ्रेट होते हैं ना उसी को ही बना दो मेथड। नंबर 1, हाउ टू कंजर्व नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कैसे कंजर्व कर सकते हैं? तो ये दोनों तरफ से गवर्नमेंट के और आपके एफर्ट बनाकर मिक्स करके आप बता सकते हो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हाउ गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स, तो आपने कुछ गवर्नमेंट के स्टेप्स बता देने कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट इज गिविंग अवेयरनेस। गवर्नमेंट आपको क्या देती है? अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है आपको अवेयर किया जाता है। डिस्कवरी पे आप प्लांट प्रोग्राम देखते हो, कोई भी ऐसा प्रोग्राम देखते हो जिसमें भी आपको पता लगता है कि ट्रीज को प्लांट किया जाए, ट्रीज हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकंड, गवर्नमेंट इज सेटिंग अप नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये 3 वर्ड ऐड जो है वो लर्न करो कि गवर्नमेंट जो है, इवन इंडियन गवर्नमेंट has set up many biosphere reserves, national parks, number 2 biosphere reserves, number 3 wildlife या bird sanctuaries,
वन महोत्सव इको फ्रेंडली, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रमोट किया जाता है। गवर्नमेंट ने कहा है ना प्लास्टिक को बैन कर दिया जाए, प्लास्टिक पॉलिथीन को बैन, तो ये भी एक तरह से क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हम आगे से आगे पोल्यूशन को रोक रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो है नेशनल पार्क सेटअप कर रही है गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स हैं, देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कुछ एरियाज को रिजर्व कर दिया है, उन एरियाज में हंटिंग टोटली बैन है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिन एरियाज को प्रोटेक्ट किया गया है, डॉक्टर्स होते हैं वहां पे, एनिमल्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है, उनको उनके एनवायरनमेंट में रखा जाता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो गवर्नमेंट जो है उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। वन महोत्सव क्या होता है, वीकली सेलिब्रेशन। वीकली सेलिब्रेशन में जैसे क्या होता है, सपोज एक वीक है, गवर्नमेंट ने बताया कि इस वीक में सभी स्कूल्स में ऑफिसेज में जो लोग हैं वो ट्री प्लांटेशन करेंगे। सपोज आपके लिए हॉलीडेज होमवर्क क्या था, तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ दिस वन महोत्सव कि आप सब बच्चों ने अपने अपने घर में प्लांट्स जो हैं, ठीक है, उनको ग्रो किया, फिर आपने उनकी पिक्चर्स क्लिक की, तो यू हैव लर्न समथिंग, आपने कुछ सीखा होगा ना, और आपने अपने फ्रेंड्स को बताया, उन्होंने भी किया होगा, and you enjoyed also. Many of you, they have sent me different kind of pictures. Ultimately we have selected only 5, but many of them they have clicked so many pictures of their kitchen garden. So it means आपका इंटरेस्ट है, आप चाहते हो कि आगे से आगे जो है वो प्लांट लाइफ या ट्रीज जो है उनको सेव किया जाए। तो ये नेचर जो है वो तभी आएगी जब आप बाकियों को भी अवेयर करोगे, है ना। तो दैट इज नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है गवर्नमेंट का, to implement strictly rules and regulations so that all should follow, लोग भी इसको फॉलो करें, है ना। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है साइट्स, CITES, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनका ट्रेडिंग इलीगल कर दिया गया है, जैसे बियर, डॉल्फिन, कैक्टस, ऑर्चिड्स। ठीक है, तो इनको कोई खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता, है ना। तो ऐसे इनको इसलिए किया गया है ताकि एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है उनको बचाया जा सके, बर्ड्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है डूइंग एफर्ट टू सेव दीज, बट ये तभी एफर्ट जो है वो पॉसिबल होगा जब विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लोग भी उसको जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे उसको बचाने के लिए। ठीक है, so that was all about this chapter. आगे हम करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज में सबसे पहले मीनिंग ऑफ मिनरल क्या होता है। मीनिंग ऑफ मिनरल, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी कि मिनरल जो है वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी एक डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन होती है। ये हर जगह पे नहीं मिलते, किसी किसी जगह पे मिलते हैं, इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल होता है। कहीं पे आयरन माइंस हैं, कहीं पे कोल माइंस हैं, कहीं पे गोल्ड माइंस हैं, तो ये हर जगह पर सेम नहीं होता। ठीक है, आप जो सॉल्ट खाते हो दैट इज आल्सो अ मिनरल। आपकी पेंसिल में जो ग्रेफाइट है दैट इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ मिनरल। ठीक है, तो मिनरल जो है उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। गोल्ड का कलर येलो है, आयरन का कलर आप आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, हार्डनेस, आयरन जो है वो ज्यादा हार्ड होता है, उसका हैमर बन जाता है, गोल्ड का हैमर नहीं बनेगा क्योंकि गोल्ड जो है वो हार्ड नहीं होगा। केमिकल जो है सॉल्युबिलिटी, सॉल्ट भी मिनरल है, गोल्ड भी मिनरल है। सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबल का मतलब है सॉल्ट पानी में जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो दैट इज मिनरल। तो उसके अकॉर्डिंगली इन मिनरल्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, और जिस मिनरल की क्वांटिटी जितनी कम होगी ना उतना ही उसका रेट होगा। ठीक है, कोल और गोल्ड दोनों ही मिनरल, कोल एंड गोल्ड दोनों ही मिनरल। बट व्हाट इज द रीजन व्हाई द वैल्यू ऑफ कोल इज लो एंड द वैल्यू ऑफ गोल्ड इज हाई? क्या रीजन है? हाँ, कलर हो गया, और उसका कोल जो है दैट इज फॉर यूज फॉर फ्यूल एंड गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि मिनरल जो है उनका उनकी फीचर्स प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर भी उनका रेट जो है वो लो या हाई हो सकता है।
तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स, इन्हीं के बेसिस के ऊपर हम मिनरल्स की टाइप्स जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। मिनरल्स कैन बी ऑफ टू टाइप, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। नाम से पता लगता है मेटेलिक कंटेन मेटल्स एंड नॉन मेटेलिक डू नॉट कंटेन मेटल। लेकिन आगे मेटेलिक को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस कौन से होते हैं? आयरन, ठीक है। सेकंड इज मैग्नीज, थर्ड इज क्रोमाइट, कंटेन आयरन, जिसमें आयरन ज्यादा होता है, आयरन कंटेंट होता है, उसको बोलते हैं फेरस। नॉन फेरस क्या होते हैं? जिनमें आयरन नहीं होता। याद रखो, नॉन फेरस का मतलब जिनमें आयरन नहीं होता, ठीक है, उनको बोलते हैं नॉन फेरस। जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, इनमें आयरन बिल्कुल नहीं होता, तो ये है नॉन फेरस। अब आ जाओगे नॉन मेटेलिक, जिनमें मेटल नहीं होता। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? कोल, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, इनमें बिल्कुल भी मेटल नहीं होता, तो ये है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं? इसके भी अलग अलग मेथड्स। माइनिंग कैन बी वन ऑफ द मेथड। सेकंड इज ड्रिलिंग, क्वेरिंग। माइनिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है ओपन कास्ट और एक होती है शाफ्ट, ठीक है। ओपन कास्ट और शाफ्ट माइनिंग में फर्क क्या होता है? ओपन कास्ट जो है दैट इज मिनरल्स दैट आर शैलो, शैलो का मतलब होता है जो कम गहराई पे होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है ओपन कास्ट। जैसे आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में भी दो तरह की डेप्थ होती है, डीप एंड शैलो, कम गहराई, उसके लिए यूज करते हैं ओपन कास्ट। जो शाफ्ट, शाफ्ट का मतलब होता है उसमें डीप बोर, डीप बोर बनाए जाते हैं, शाफ्ट बनाई जाती हैं मिनरल्स को निकालने के लिए, और बहुत अंदर तक जो है वो शाफ्ट बनाई जाती है, ठीक है, ताकि उन ग्रेट डेप्थ तक उन मिनरल्स को निकाला जा सके, इसको बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। सेकंड होता है ड्रिल करना, ड्रिलिंग। कई बार कुछ मिनरल्स को निकालने के लिए ड्रिल पर्पस यूज किया जाता है, ड्रिलिंग यूज की जाती है। थर्ड इज क्वेरिंग। क्वेरिंग सिंपली डग, डिगिंग का मतलब क्या होता है कि जो सरफेस है उसको डिग किया जाता है, और उसके नीचे जैसे मार्बल वगैरह या लाइमस्टोन वगैरह, उसके लिए क्वेरिंग जो है वो यूज की जाती है, ठीक है। आगे आ जाओ रॉक। रॉक क्या होती है? चट्टान, चट्टान क्या होती है? रॉक। रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। एक रॉक में कितनी तरह के मिनरल्स हो सकते हैं? जब रॉक में माइनिंग की जाती है तो उसमें अलग अलग तरह के, अगर सिल्वर माइन है तो वहां पे क्या मिलेगी? सिल्वर, लेकिन कई बार वहां पे कुछ और भी हो सकता है। तो ऐसी रॉक्स, ऐसे मतलब जो है वो एरिया जहाँ पे एक ही टाइम पीरियड में अलग अलग मिनरल्स मिल सकते हैं, उसको बोलते हैं रॉक्स। और ORE, ओर का मतलब क्या होता है? उसकी रॉ फॉर्म, जैसे जिस फॉर्म में हम आयरन को निकालते हैं उसको बोलते हैं आयरन और, लेकिन बाद में उसको अच्छी तरह से साफ किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, लिक्विड बनाया जाता है, और उसके बाद उसके जो भी उसके जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो भी पार्ट्स बनाते हैं उसके बाद बनाते हैं। इवन गोल्ड भी बच्चे ऐसा ही होता है। गोल्ड जो है वो भी गोल्ड, गोल्ड और का मतलब होता है जो कच्चा सोना होता है वो आपको किस में मिलेगा? पीसीज में मिलता है। कई बार तो आपको ये भी नहीं पता, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, रिवर्स जो नेचुरल एरियाज होते हैं ना, वहां पे रिवर्स के पानी को भी छानते हैं, और उसमें से स्टोन, छोटे छोटे स्टोन मिलते हैं ना, तो कई बार उन स्टोन में भी उनको गोल्ड मिलता है, लेकिन वो सारा दिन पानी को छानते रहेंगे तब जाकर इतना सा उनको पीस मिलता है। लेकिन ये सिर्फ वही ढूंढ सकता है जिनको प्रॉपरली जो है वो रॉ जो गोल्ड होता है उसकी नॉलेज होती है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से जो है वो नेचुरल गिफ्ट है, नेचर की तरफ से जो गिफ्ट है जो हमें मिलता है ना, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं तभी इसको। सो दैट इज द और फॉर्म। और फॉर्म का मतलब होता है रॉ फॉर्म में जो मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, इनके डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कौन कौन सी रॉक्स, अगर हम रॉक्स की टाइप्स की बात करें तो बच्चे रॉक्स तीन तरह की होती है ना। नंबर 1 इग्नियस, नंबर 2 सेडिमेंट्री, नंबर 3 मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स बनती हैं वॉल्केनो इरप्शन से। जिन एरियाज में कभी 500 ईयर्स पहले, 1000 ईयर्स पहले कभी वॉल्केनो इरप्ट हुआ होगा, वॉल्केनो इरप्ट होने से क्या हुआ? बाहर क्या आया? लावा अंदर था, बाहर क्या आ गया? हाँ सॉरी, मैग्मा अंदर था, बाहर क्या बन गया? लावा। लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ, उसका कलर ब्लैक हो गया, और उसी के आसपास वो जो रॉक्स बन गई उनको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। इन इग्नियस रॉक्स को जब हम नीचे ड्रिल करते हैं या कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेज मिनरल्स निकालते हैं तो ये होती हैं इग्नियस रॉक्स।
सेकंड इज सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है? सेडिमेंट्री अल्टीमेटली रिवर्स, ठीक है, रिवर्स सेडिमेंट्स। आपने सुना होगा कि जो रिवर्स हैं वो अपने साथ कितनी तरह के सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, और इन सेडिमेंट्स को अपने बैंक्स, रिवर के कुछ किनारे होते हैं उनमें सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती हैं, स्टोन, सॉयल, पीसीज ऑफ रॉक्स। तो धीरे 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 यही सेडिमेंट्स जो हैं वो आसपास के एरियाज में, जब हम इनको इनसे जो है वो मिनरल्स निकालते हैं तो इनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। थर्ड इज मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज। मेटामॉर्फिक मीन चेंज, चेंज फॉर्म्स। आपको पता है इग्नियस भी टाइम आने पर सेडिमेंट्री बन जाती है, और सेडिमेंट्री भी टाइम आने पर इग्नियस बन जाती है। कैसे बनती है? इग्नियस रॉक्स, सपोज उस एरिया में लैंडस्लाइड आ गया, अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक आने से क्या हुआ? ऊपर वाली जो रॉक्स है वो नीचे हो गई, ठीक है, और उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा धीरे धीरे, और ये जो रॉक्स बनी वो क्या बनी? मेटामॉर्फिक। इसी तरह से कई बार सेडिमेंट्री जो रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स, ऊपर वाली जो रॉक्स है वो सेडिमेंट्री थी, लेकिन कभी अर्थक्वेक आया या लैंडस्लाइड आया या फ्लड्स आए, धीरे धीरे वो लेवल, जो लैंड का लेवल है वो ऊपर से नीचे हो गया, और नीचे वाला लेवल ऊपर आ गया। टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग होती है, कई बार अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है, तो कई बार रॉक्स का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। चेंज फॉर्म को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक। ऐसी रॉक्स जो चेंज हो जाती हैं, पहले इग्नियस होंगी वो सेडिमेंट्री बन गई, या पहले सेडिमेंट्री थी वो इग्नियस बन गई, दैट इज चेंज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक। अब हमने याद रखना है कि कौन कौन सी जो कुछ मेटल्स हैं वो किसका एग्जाम्पल है। मेटेलिक, जिनमें मेटल होता है वो मेनली किसमें पाई जाती है? इग्नियस, ठीक है। नॉन मेटेलिक, जो नॉन मेटेलिक होती है वो बेसिकली कहाँ पाई जाती है? सेडिमेंट्री रॉक्स। कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम जो है, ठीक है, दैट इज नॉन मेटेलिक, तो किसमें पाया जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। इसके बाद कुछ आपको कंट्रीज दी गई हैं, तो दैट इज इन मच डिटेल, तो जस्ट यू हैव टू लर्न द लीडिंग प्रोड्यूसर्स। लीडिंग प्रोड्यूसर्स मेन याद करो। फॉर एग्जांपल एशिया, एशिया में कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं दैट आर लार्ज आयरन डिपॉजिट्स? दैट इज चाइना एंड इंडिया, ठीक है। ऐसे ही यूरोप में सबसे ज्यादा लीडिंग जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट की बात करें तो सभी कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंट कौन सा है लीडिंग? दैट इज यूरोप। स्विट्जरलैंड कंट्री है, तो स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री जहाँ पे मिनरल्स ही नहीं है। स्विट्जरलैंड की लोकेशन सिर्फ माउंटेन एरियाज, वहां पे मिनरल्स ही नहीं मिले, तो एक ऐसी कंट्री जहाँ पे मिनरल्स डिपॉजिट्स ही नहीं है, ठीक है। देन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में आपने जो है जस्ट ये देखना है कि वेस्टर्न कॉर्डिलर्स जो है वहाँ पे कॉपर है, लेड है, तो जस्ट आपने ये याद रखना है कि इन कंट्रीज में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है। लाइक अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो ब्राजील सबसे ज्यादा हाई ग्रेड आयरन, अच्छी क्वालिटी का आयरन जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ब्राजील में। ग्रीन डायमंड जो है, ग्रीन कलर का डायमंड सबसे रेयरेस्ट डायमंड होता है। देन ओल्डेस्ट रॉक्स, सबसे ज्यादा पुरानी रॉक्स कहाँ मिली है? ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका इज फेमस फॉर डायमंड्स, गोल्ड्स, प्लैटिनम, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड में नंबर 1 क्या है? बॉक्साइट, ठीक है। एंटार्क्टिका में तो इतना नहीं है क्योंकि एंटार्क्टिका वैसे स्नोफॉल एरिया है ना। आगे आ जाओ, यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? नंबर 1, मिनरल्स आर यूज इन इंडस्ट्रीज। मिनरल्स आर यूज फॉर जेम्स, जेम्स बनाते हैं। दीज आर फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से? ज्वेलरी भी बनती है, वायर बनती है कॉपर की वायर बनाते हैं, ठीक है। कॉइन्स बनती हैं, पाइप्स बनती हैं। सिलिकॉन को यूज किया जाता है कंप्यूटर इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? और इसका क्या यूज है? एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स और, दैट इज बॉक्साइट इज यूज टू मेक एयरप्लेन, एरोप्लेन बनाने के काम आती है। बॉटल्स, बिल्डिंग्स, किचन कुकवेयर। तो आप अपने घर में कितने ही मिनरल्स के एग्जांपल जो है वो दे सकते हो। आए दिन आप हर रोज कितने ही मिनरल्स को यूज करते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर मिनरल की क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है। पहले हम पढ़ते हैं उसके यूज, फिर हम करते हैं उसकी कंजर्वेशन।
कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? हमारे पास जितने भी मिनरल्स हमारे घर में हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, 3 आवर्स में क्या आता है, पहले तो आप उसको क्या करो, रिड्यूस का मतलब उसका कम यूज करो, ठीक है। सेकंड है उसको रीयूज करके देखो। रीयूज का मतलब सपोज हम आपको कितना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी मेटल्स हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, उसका आप क्या कोई डेकोरेटिव आइटम या यूजेबल आइटम बना सकते हो। थर्ड इज रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए, आप उनको रिसाइकल करते हो। रिसाइकल सपोज आप अपने घर में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो रिसाइकल कर सकते हो, किसको डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए, प्लास्टिक, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। न्यूज़पेपर, आप कभी न्यूज़पेपर डस्टबिन में नहीं फेंकते हो। इवन आपके पास बॉटल्स पड़ी हैं घर में, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, कांच की बॉटल है, उसको डस्टबिन में मत फेंको, क्योंकि आपको पता है आपके द्वारा फेंका गया गार्बेज अगर ओपन में डंप हो जाएगा तो उसको वो कभी भी डिस्पोज नहीं होगा, तो वो क्या है, पॉल्यूशन का ही पार्ट बना रहेगा। तो इसको रिसाइकल किया जा सकता है। आपके जो क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स को भी रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं क्लोथ्स को रिसाइकल? सपोज आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, क्लोथ्स देकर बर्तन वगैरह खरीद लेते हैं ना। नेक्स्ट, आपके घर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लाइक हम कहते हैं कि डस्टबिन को अलग अलग कलर क्यों बनाते हैं, डस्टबिन का अलग कलर, बायो एंड बायोग्रेडेबल एंड नॉन बायोग्रेडेबल। पील्स जो है, वेजिटेबल पील्स हैं, फ्रूट हैं, इनको आप अपने घर में किचन गार्डन में कंपोस्ट जो है मैन्योर भी बना सकते हो, या फिर आपको चाहिए आप अलग से पॉलिथीन जो है वो लगाओ। और अगर आपने गार्बेज में भी इसको डस्टबिन में फेंकना है तो अपने घर में 2 डस्टबिन जरूर लगाओ, ठीक है। So these are the example how we can conserve our minerals. Then है power, electricity. पावर कहाँ से मिलती है हमें, पावर रिसोर्सेज। पावर हमारे लिए बहुत जरूरी है, किसमें इसके काम आती है, इंडस्ट्रीज। अगर पावर ही नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज में काम नहीं होगा। एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पानी कैसे मिलता है फार्म्स को, ट्यूबवेल चलते देखा आपने, ट्यूबवेल कैसे चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी चलेगा ना। देन मोटर होती है। ट्रांसपोर्टेशन, विलेज एरिया से सिटी में लेकर आना है, सामान लेकर आना है, फूड आइटम्स लेकर आनी है, ट्रैक्टर्स होते हैं, ट्रक होते हैं, पावर से चलेगा। कम्युनिकेशन, जो भी आप कॉलिंग करते हो दैट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। डिफेंस, ये सारे जो हैं दैट इज पावर रिसोर्सेज। तो पावर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब बहुत पुराने, नॉन कन्वेंशनल का मतलब जो अभी रिसेंटली यूज किए जा रहे हैं। Firewood and fossils are the 2 conventional examples. Firewood का मतलब तो पुराने समय से लोग जो है वो लकड़ियां जलाकर जो है वो आग अपने घरों में खाना बनाते थे, ठीक है। तो remains of plants, animals were buried under the surface of the earth for many years and that changed into coal, petroleum and natural gas. तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो है ये भी कन्वेंशनल है। फॉसिल फ्यूल कहते हैं इसको, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो ये रिजर्व लिमिटेड है, पर याद रखो इनके रिजर्व लिमिटेड है, एक दिन आएगा जब ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनको बनने में 50-100 ईयर्स लगते हैं। 50 और 100 मैंने बोला, ठीक है, 50 और 100, 50 से लेकर 100 ईयर्स। देन है कोल, कोल जो है थर्मल प्लांट, तो ये भी एक तरह से जो है कन्वेंशनल सोर्स है, ठीक है। आपको कोल माइंस का पता होना चाहिए, रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, झारखंड। तो दैट वाज ऑल अबाउट, टाइम इज ओवर नाउ, read the chapter. Your homework is revise whatever we have discussed in the class.